केला को हम एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। तो गड्ढे की खुदाई से हम सावधानी बरतना प्रारंभ करते हैं। गड्ढे की खुदाई अप्रैल मई में कर लेनी चाहिए ताकि उसको 15-20 दिन जो है काफ़ी गर्म जो है धूप गड्ढे में लगेगा, तो उसमें जो जीवाणु होंगे, उसमें जो बीमारियों के कुछ स्पोर्स वगैरह होंगे, फंगस बैक्टीरिया आदि के, वे खत्म हो जाएंगे और कुछ जो कीटों के अंडा लार्वा इत्यादि होंगे वो भी जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इस काम को अप्रैल मई में निश्चित कर लेना चाहिए। गड्ढा 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर का अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब 15 से 20 दिनों तक जब धूप लग जाए तब इस गड्ढे को फिर से उसी मिट्टी से भरना चाहिए, लेकिन निकाले गए मिट्टी में हम ऊपर वाले मिट्टी को अब ज़्यादा प्रीफर करेंगे भरने के समय। और इस भरने के क्रम में हम प्रति गड्ढा लगभग आधा किलो नीम की खल्ली डालेंगे, लगभग 5 से 10 किलो कंपोस्ट भी डालेंगे। एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि गड्ढे की भराई के समय या फिर बाद में जब हम रोपेंगे तो हमको स्यूडोमोनास जो एक बायोपेस्टिसाइड है उसको भी डालना है, और हो सके तो ट्राइकोडर्मा विरिडी मिल जाता है तो उसको भी डालना है, और ये मिल ही जाता है। इन दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, या चाहे तो दोनों को मिला करके डाल सकते हैं। और दोनों को मिला करके डालना हो तो किस प्रकार बेहतर होता है डालना, इसको गोबर की जो खाद है, अच्छी सड़ी हुई खाद है, उसमें इसको मिलाना चाहिए 1 और 100 के अनुपात। उसको ढेर बना करके रख देना चाहिए। ठीक है। हल्का हल्का पानी का फुहारा देना चाहिए ताकि वो जो है लगभग 1 सप्ताह में जो है अच्छी तरह से पूरा वो इनोक्यूलेटेड हो जाए। ये जो दोनों बायोपेस्टिसाइड हैं या कोई एक ही बायोपेस्टिसाइड है वो उसमें पूरी तरह से गोबर में मिल जाए, और तब इसका आप इस्तेमाल जो है करेंगे गड्ढे में तो ये और कारगर होगा। ठीक है। अब गड्ढे की भराई जब हम 15-20 दिन के बाद कर लेंगे तो लगभग एक पानी बरसात का वो खा लेगा, उसके बाद जो है वो सेटल कर जाएगा मिट्टी उसमें। फिर जब हमको रोपना होगा तब हम उस मिट्टी को खोल करके गड्ढे को जो है, और तब उसमें हम केला का शिशु पौधा रोपेंगे। अब जो है पौधे का चुनाव कर लेते हैं। तो पौधा का चुनाव अगर आप शिशु पौधा जो है वो टिश्यू कल्चर वाला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक रूपता रहती है, एक समान बढ़ते हैं, एक समान जो है वो फलन में आते हैं। और देखा गया है कि कीट व्याधियों का प्रकोप जो है उनमें नगण्य होता है, फलों की क्वालिटी भी जो है अच्छी होती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग शक्कर से ही इसको लगाते हैं। जो शक्कर देखते हैं कि अभी इस चित्र में भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपका मुख्य पौधा है उसके साइड से कुछ बच्चे निकलते हैं, केला के बच्चे पौधे, शिशु पौधे। ठीक है। वे शक्कर कहलाते हैं। तो उन शक्कर्स में से वैसा शक्कर चुनिए जिसका पत्ता तलवार की तरह हो, यानी पतला हो। बहुत चौड़ा पत्ता वाला शक्कर चुनेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसमें फल अच्छा नहीं लगता है। तो सोड शक्कर का आप चुनाव करें। ठीक है। जैसा कि नाम से ही लगता है। अब इसको ले लेने के बाद आप कोशिश करें कि उपचारित जरूर कर लें। अगर आप शुरू में ही अपने शक्कर को, अपने शिशु पौधे को उपचारित करके लगाते हैं तो बाद में जो है उसमें कीटों के लगने की समस्या, व्याधियों के लगने की समस्या, वह जो है उसकी आशंका नहीं रहती है। ये शक्कर जो है मोटा मोटी 750 ग्राम 1 किलो तक का जो है हो सकता है। अब देखिए कि उपचारित कैसे करेंगे। तो एक कीटनाशी से और एक जो है वो कवकनाशी यानी फंजीसाइड से उपचारित करना है आपको। अब मान लिया कीटनाशी के लिए आपने 1 लीटर में 2.5 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस ले लिया, और कवकनाशी के लिए आपने 1 लीटर उसी पानी में क्या लिया, 1 ग्राम आप बेविस्टिन ले लेते हैं, कार्बेंडाजिम ले लेते हैं, और इन दोनों को मिला करके तब उसमें उस घोल में जब आप शक्कर को, जिसको रोपना है आपको, 15-20 मिनट डुबा करके फिर तब आप उसको 10-12 घंटा के लिए हवा में सुखा करके तब उसको जब आप खेत में ले जाएंगे रोपने के लिए, तब क्या होगा
कि बहुत सारे कीटों के लगने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे कुछ विभिल्स लगते हैं, ठीक है, सुंडी टाइप के, वो नहीं लगेंगे। कुछ विल्ट वगैरह लगता है, वह भी जो है नहीं लगेगा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक बहुत ही घातक विल्ट भी लगता है केला में, और दीमक वगैरह भी जो है वो नहीं लगेंगे। अब हम चर्चा करते हैं इसमें किस प्रकार से हम खाद देंगे और कितना देंगे। तो नेत्रजन 200 ग्राम तत्व के रूप में, P2O5 60 से 70 ग्राम तत्व के रूप में, और K2O 300 ग्राम तत्व के रूप में। अगर आप इसको यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास से पूरा करना चाहते हैं, यूरिया आपको 431 ग्राम लगेगा, SSP 375 ग्राम लगेगा, और म्यूरिएट ऑफ पोटास आपको 500 ग्राम लगेगा। तो क्या इसको सबको रोपने के ही समय डाल देना है? नहीं। देखिए, इसमें जो है कोशिश करिए कि नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट करें, 5-6 स्प्लिट तक छोटे छोटे डोज में इसको बांट करके दें हम, ठीक है। और SSP को आप चाहें तो पूरा डोज जो है वो रोपाई के समय ही दे सकते हैं, और चाहें तो एक डोज उसका और स्प्लिट करके 2 महीना के बाद दे सकते हैं। म्यूरिएट ऑफ पोटास को भी 4 से 5 स्प्लिट में ही जो है देना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ी मार्के की चीज़ है कि ये जो नाइट्रोजन का स्प्लिट बताया जा रहा है, अंतिम डोज इसका जो है नाइट्रोजन का कब देना चाहिए, इसको आप कोशिश करें कि जब आपका फूल आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो है लास्ट डोज उसमें अप्लाई करिए उस पौधे में नाइट्रोजन का। हो सकता है कि 7-8 महीना के बाद आपको ये करना पड़े, ठीक है। और इसमें अब स्पेशल केयर की बात करते हैं, कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो स्पेशल न्यूट्रिएंट के लिए आपको ऐसा देखना चाहिए कि एक तो बोरोन है। बोरोन आप 10 दिन के बाद जो है ना, हर गड्ढा में 10 ग्राम डाल दीजिए, ठीक है, किनारे से रख दीजिए उसको मिट्टी में मिला करके। और इसमें जो है आप जिंक सल्फेट भी हर प्लांट में दे दीजिए 10 दिन के बाद, ठीक है। बाद में फिर ज़रूरत पड़ने पे इसको हम स्प्रे भी करेंगे। इससे क्या होता है कि पौधा आपका स्वस्थ रहता है, और बाद में जो है उसमें फूल ठीक से आता है, फल ठीक से आता है, ठीक है। तो इसका बहुत फ़ायदा है। अब हम ये देखते हैं कि एक और बड़ी मार्के की बात है। अगर पोटेशियम सल्फेट जो है, इसको भी आप 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप बंच निकलने के बाद उस बंच पर, यानी जो घौद निकलता है, उस पर आप अगर 2 बार छिड़काव करते हैं 1-1 महीना के भीतर, तो उससे क्या होता है कि वो बंच जो है आपका बहुत अच्छा होगा, उसमें छीमी जो लगेगा वो बढ़िया होगा, और उसमें मिठास खास करके जो है ना बहुत अच्छा भरेगा। तो ये है कुछ स्पेशल केयर। रोपाई का डिस्टेंस क्या होगा, तो 1.8 गुने 1.8 मीटर, ठीक है। इस हिसाब से हम पौधा से पौधा, कतार से कतार इसको रोपते हैं। अगर ऊंचा लंबा पौधा है तब उसको हम 2.5 मीटर गुने 2.5 मीटर के हिसाब से रोपते हैं, ठीक है। रोपने के बाद ये कोशिश करना चाहिए कि जो मिट्टी है पौधा के बेस के पास, ठीक है, उसको अच्छे तरीक़ा से प्रेस कर दें ताकि उसमें हवा जो है बीच में नहीं रह जाए, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान देने की बात है। अब क्या करेंगे कि प्लांटिंग का आपको हम टाइम बताते हैं कि कब करना चाहिए प्लांटिंग, ठीक है। प्लांटिंग अगर आप चाहें तो जुलाई में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ जब बारिश होती रहे तो प्लांटिंग अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो फिर प्लांटिंग कब करेंगे, जो गड्ढा आपने खुदाई किया था, जिसकी भराई की थी, ठीक है, उसके मिट्टी को फिर खोल करके आप सितंबर-अक्टूबर में इसका प्लांटिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन प्लांटिंग जब करें तो इतना ख्याल रखें रोपने के समय कि जो फूल आएगा इसमें 7-8 महीना के बाद, वह जो है उसमें बहुत ठंडा उसको नहीं पकड़ाए, नहीं तो थोड़ा नुकसान होता है। अब आइए एक चीज़ हम यहाँ पर स्पेशल केयर में बताते हैं। ये स्पेशल केयर है कि 25 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से हम प्लांटिंग के समय, ठीक है, अगर गड्ढे में मिट्टी में मिलाए हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लांटिंग के समय हमको स्यूडोमोनास जो है वो मिला देना चाहिए, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ठीक है। और
ट्राइकोडर्मा विरिडी भी आप इसमें चाहे तो मिला सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि दोनों को नहीं, किसी एक को लीजिए, तो आप उस परिस्थिति में स्यूडोमोनास को लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नहीं, दोनों को भी मिला सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास दोनों को आप जो है आप ले लें 25-25 ग्राम, और इसको आप अलग से पूरा जो गोबर का कंपोस्ट है 100 गुना उसमें मिला दें। ठीक है, जितना लेना हो उसका 100 गुना कंपोस्ट में मिला करके ढेर लगा करके उस ढेर को हम 7 दिन तक जो है उस पर हल्का हल्का पानी छिड़काव करते रहेंगे, उसको मॉइस्ट रखेंगे। ठीक है, ताकि पूरा वो इनोक्यूलेटेड हो जाए, और तब हम इसका इस्तेमाल जो है जब करते हैं सभी पौधों पर, तो इससे क्या होता है, इसका 2-3 बार आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बाद में जो घातक बीमारी लगते हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है, सिंचाई जो है वो लगभग 15 दिन पर करना चाहिए, अगर जाड़े का समय है, मतलब बहुत तेज़ धूप नहीं है, तेज़ गर्मी नहीं है, और गर्मी में आप 7-8 दिन पे इसमें सिंचाई करें। एक बड़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, उसको आप सुनिए। जैसा कि ये पौधा हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि पौधा जो है अब बड़ा हो गया, ऊपर में फल भी जो है दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर भी जो शिशु पौधे हैं, इसके बच्चे जो हैं 4-5 निकले हुए हैं इसके जड़ के पास से। ठीक है, तो ये जो सकर्स जो हैं ये ताकत को ले रहे हैं, तो ये जो फल निकला है मुख्य पौधे में, वह फल जो है अच्छा नहीं लगेगा, उसका विकास ठीक से नहीं होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों की अनुशंसा है कि आप जितने भी सकर्स निकले हैं उनको हटा दें। मात्र एक सकर को आप जो है ना, एक शिशु पौधे को आप जो है ना प्रति मुख्य पौधा, ठीक है, जिसमें फल लग रहा है, लग गया है, उतना मेंटेन करें। ये नहीं कि 2-3 सकर जो है वो नहीं रखें। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम डी सकरिंग कहते हैं। और ये जो कुछ लज्जर टाइप का देख रहे हैं, ये कुछ जो गला हुआ है, कुछ सड़ा हुआ है, कुछ सूखा हुआ है, इसका जो स्यूडोस्टेम का जो पोर्शन है, ठीक है, केला जो होता है उसका दरअसल जो तना होता है वो छद्म तना होता है। ठीक है, पत्ता ऊपर हुआ और इसका मुख्य तना थोड़ा ज़मीन से नीचे होता है और जड़ उसके और नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ सूखा या खराब हुआ है इसका, उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो उसमें कीट व्याधियों के पनपने की आशंका जो है बनी रहती है। एक और ऑपरेशन है, वो है फ्लीविंग। फ्लीव का मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इसको फ्लीव कहते हैं। ठीक है, तो केला का जब आपका बंच तैयार हो जाए ऊपर में, ठीक है, तैयार होने लगे, तो वह जो है निरोग रहे, उस पर कीटों का आक्रमण नहीं हो, वह प्रभावित नहीं हो, मौसम की मार से प्रभावित नहीं हो, धूलकण ज़्यादा उस पर नहीं लगे। ठीक है, वो स्वस्थ रहे। तो इसके लिए आप उसको जो है ना पॉलीथीन से या फिर जूट वाला जो कपड़ा है उससे, जो कुछ हल्का छिद्रदार कपड़ा हो, तो उसको ऊपर से पैक करके, ठीक है, बहुत टाइट नहीं, झोली की तरह ऊपर से आपको उसमें पहना देना है, नीचे उसका मुंह जो है खुला रहे। इससे क्या होगा कि ये आपका जो है खास करके बिटिल वगैरह जो देखते हैं केला के छिमी पर जो दाग लगा देता है, उसका दाग नहीं लगेगा, और ये फ्लीविंग कहलाता है। ठीक है, और ये खराब मौसम के मार से भी बचेगा, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। आप देखते हैं कि केला प्रायः गिरने लगता है अगर घौद अच्छा हो। ठीक है, या कभी कभी कीट व्याधियों का भी प्रकोप होता है तो भी गिरता है। तो आप यह काम जरूर करें कि जो उसमें खंभा लगावें सहारा देने के लिए उस बंच को, उस घौद को, वो जो है ना सीधे ये नहीं कि एक जो है बांस का खंभा लगा दिया, नहीं, उसको कैंची नुमा उसको कहते हैं प्रॉपिंग। ठीक है, उस तरह से, ताकि इस कैंची पर ही जो है उस घौद का वजन रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसका विकास सही होगा। एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन आप यहाँ इस चित्र में देखिए, यह है डीनेबलिंग। डीनेबलिंग का मतलब होता है कि जब ऊपर फल बन गया, ठीक है, फिर भी जो है देख रहे हैं कि नीचे जो है ये मेल बड जो है, ये फूल जो है लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अब जैसा कि इस फोटो में देख रहे हैं इस पौधे में, तो इसको जो है ना हटा देना चाहिए, ताकि जो है ऊपर जो फल लगे हैं उनका विकास जो है सही से हो, उनको न्यूट्रिशन ठीक से मिले। इसको डीनेबलिंग कहते हैं, और ये काम जरूर करना चाहिए। फिर एक है मैटेकिंग। मैटेकिंग जो है
यह जो है ये एक वैज्ञानिक की अनुशंसा है। आप कटाई कर लेते हैं केला का घौद, जब आप काट के हटाते हैं तो जो मुख्य तना है उसको भी कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जड़ के पास से काट देते हैं। नहीं, जड़ के पास से तभी काट करके हटाइए जब उसमें कुछ कीट व्याधि लगे हों, ठीक है। वो लगे कि नहीं इससे दूसरे पौधे भी प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नॉर्मल पौधा रहा है तो कोशिश करिए कि केला काट लेने के बाद जो है आप इस मुख्य जो इसका स्यूडोस्टेम है इसको 50 सेंटीमीटर ज़मीन से छोड़ते हुए तब वहाँ से चॉप करें। इससे क्या होगा कि अगर बगल में कोई शिशु पौधा एक आपका बढ़ रहा है, उस शिशु पौधे को इससे जो है कुछ न्यूट्रिएंट जो है मिलता रहेगा और बाद में ये खुद ब खुद गल जाएगा। लेकिन अगर कीट व्याधियों का वहाँ इन्फेस्टेशन हो तो हटा देना चाहिए।